डेट है आज 25 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है जफर महल। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 1 में, और जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री का टॉपिक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जफर महल रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसको कंजर्व करने जा रही है, यानी कि इसको रिपेयर करने जा रही है जफर महल को। ये कहाँ पे बना हुआ है, लोकेशन और किसने बनाया था और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये कुछ बातें जाननी है हमें इसमें। पहले जानते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। ये देखो 1861 में बनाई गई थी। 1861 में अंग्रेजों ने, जिसने बनाई थी उसका नाम था एलेक्जेंडर कनिंघम, और वही इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में बनी हुई है ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये देखो एक्सकेवेशन या रिसर्च करती रहती है, सर्वे करती रहती है। जो मोनूमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे स्मारक, बिल्डिंग बनी हुई होती हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, उनको कंजर्व करने का काम करती है ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है, इतना याद रखना बस इसके बारे में। ये जो जफर महल है देख सकते हो आप, ये है जफर महल। ये देखो लास्ट स्ट्रक्चर था जो मुगल्स ने इंडिया में बनवाया था। देखो मुगल साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, जितने भी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग बनाई थी उनमें से लास्ट वाला ये जफर महल था। और ये मुगल फैमिली के लिए समर पैलेस भी समझा जाता था, यानी कि गर्मी में यहाँ पे आके इस महल में मुगल्स रहा करते थे। लोकेशन कहाँ पे, ये न्यू दिल्ली में मेहरौली विलेज है, मेहरौली गांव, साउथ दिल्ली में, वहाँ पे ये बना हुआ है जफर महल। यहाँ पे देखो जो कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी है ना, ये सूफी संत हैं, एक सूफी संत, इनकी मेमोरी में, इनकी याद में ये बनवाया था जफर महल। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की याद में ये महल बनवाया गया था मुगल्स द्वारा। और इस सूफी संत के लगभग जो सारे मुगल्स थे वो इसके डेसिपल रहे थे, यानी कि शिष्य रहे थे, इसको मानते थे। सूफी संत जो ये हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी को सारे मुगल्स मानते थे। जफर महल देखो यहाँ पे कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की दरगाह भी बनी हुई है, उस दरगाह के साइड में ही जफर महल बना हुआ है मेहरौली गांव में। किसने स्टार्ट किया था इसको बनवाना, देखो अकबर शाह टू, ये मुगल साम्राज्य के एम्परर थे, यानी कि राजा थे अकबर शाह टू, इन्होंने इसको बनवाया था। और इसको फिनिश किसने किया था, लास्ट मुगल एम्परर यानी कि बहादुर शाह जफर जो थे, उन्होंने इसको कंप्लीट किया था। और इनके नाम पे इसको जफर महल भी कहा जाता है, बहादुर शाह जफर आता है इनके नाम में, इसके नाम से ही जफर महल जाना जाता है। ये इसमें 2 कंपोनेंट हैं जफर महल में। एक तो एक महल है, पैलेस है, जो अकबर शाह टू ने बनवाया था 18th सेंचुरी में। फिर उसके बाद इसमें एक एंट्रेंस गेट, यानी कि इसमें जो एंटर करने के लिए, घुसने के लिए गेट है, जिसको हाथी गेट के नाम से भी जानते हैं, वो बनवाया था बहादुर शाह जफर टू ने 19th सेंचुरी में। तो 2 कंपोनेंट है इस महल के। ये जो जफर महल है इसमें देखो कुछ सेनोटाफ भी बने हुए हैं लेटर मुगल एम्परर के। देखो जो औरंगजेब के बाद मुगल थे, जैसे बहादुर शाह हो गया, बहादुर शाह या मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं, या फिर आपके अकबर टू हो गया, या शाहजहाँ टू हो गया, या ये बहादुर शाह जफर, जो लेटर मुगल्स थे औरंगजेब के बाद वाले, इनके कुछ सेनोटाफ बने हुए हैं। सेनोटाफ का क्या मतलब होता है, सेनोटाफ का मतलब होता है स्मारक। यानी कि मान लो आपको कब्र के बारे में पता ना, जैसे मान लो किसी की कब्र बना दी, यहाँ पे किसी की बॉडी दफनाई गई और वहाँ पे समाधि बना देते हैं उसकी याद में, इसी तरह से ये सेनोटाफ होता है, लेकिन वहाँ पे बॉडी नहीं दफनाई होती, बस किसी पर्सन की याद में कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं, स्मारक सा, समाधि टाइप बना देते हैं। लेकिन याद रखना सेनोटाफ में बॉडी नहीं बरीड की जाती, यानी कि उसकी वहाँ पे जो बॉडी है नहीं दबाई जाती, बस स्मारक उसकी याद में बना दिया जाता है स्मारक, उसी को सेनोटाफ बोलते हैं। तो कुछ मुगल एम्परर के यहाँ पे सेनोटाफ बने हुए हैं। और एक फेमस फेस्टिवल यहाँ पे होता है फूलों की शहर। ये फूलों की शहर ख्वाजा बख्तियार खाकी ने ही चलाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। बख्तियार खाकी ने चलाया था फूलों का शहर, जो फेस्टिवल है, त्यौहार है। तो ये भी आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये जो उड्डयन सुरक्षा के लिए ब्यूरो है,
सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो, इसने कुछ सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की हैं। देखो जैसे आप मान लो एयरपोर्ट पे जाते हो या मेट्रो में जाते हो या फिर रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाओगे आप, तो एक मेटल डिटेक्टर होता है ना सिक्योरिटी के पास जो चेक करते हैं सिक्योरिटी वाले, तो उस मेटल डिटेक्टर की जगह पे डबल मेटल डिटेक्टर यूज किया जा रहा था एयरपोर्ट पे, तो उसका कुछ पैसेंजर ने विरोध किया। इसके लिए ही कुछ सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने। तो ये ब्यूरो क्या है इसके बारे में हमें मेनली जानना है इसमें। ये देखो एक सेल की तरह स्टार्ट किया गया था 1978 में। ब्यूरो ऑफ जो एविएशन सिक्योरिटी है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये एज ए सेल की तरह स्टार्ट किया गया था किसके अंदर, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और ये एक ऑफिसर है, ये मान लो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है ना। देखो जो जहाज डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली किस तरह से कहाँ पे जाएगा कहाँ पे नहीं जाएगा, सिक्योरिटी के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है और कौन सी कंट्री में जाना है, इन सब के लिए रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और उसके अंदर है ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये काम करता है। तो इसी के अंदर ये सेल की तरह बनाया गया था ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी 1978 में। और किसने सिफारिश की थी इसको बनाने के लिए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पांडे कमेटी ने। तो ये कमेटी भी आपको याद रखनी है, पांडे कमेटी की सिफारिश पे रिकमेंडेशन पे बनाया गया था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। फिर देखो 1978 में तो ये बनाया था, लेकिन बाद में देखो पहले तो ये सेल की तरह बनाया था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंदर, फिर इसको डायरेक्ट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट की तरह बना दिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर डायरेक्टली 1987 में। तो अब ये एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, एक स्वतंत्र विभाग है सिविल एविएशन मंत्रालय के अंदर, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखो जैसा इसके नाम में, ये सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड और मेजर बनाता है कि एयरपोर्ट पे चाहे डोमेस्टिकली फ़्लाइट वहाँ से जाते हों या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, उसके लिए सिक्योरिटी के लिए ये एक तरह से मेजर्स बनाता है, रूल्स बनाता है कि सिक्योरिटी को देखता है एक तरह से। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। 4 इसके रीजनल ऑफिस हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। फंक्शन क्या क्या है इसके, देखो एक कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन, जिसका नाम है शिकागो कन्वेंशन। शिकागो एक यूएस में, अमेरिका में एक जगह का नाम है। 1944 में ये एक यहाँ पे मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे एक ये कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया, शिकागो कन्वेंशन, और 1947 में लागू हो गई थी। तो वहाँ पे जहाज जो उड़ते हैं, एयरप्लेन, कौन सी कंट्री में जाएगा कौन सी में नहीं जाएगा, किस तरह के रूल्स रेगुलेशन होंगे, ये अडॉप्ट किए गए शिकागो कन्वेंशन में। और इन्हीं को जो इस कंट्री ने साइन किए हैं शिकागो कन्वेंशन पे, वो मानती है और अपनी कंट्री में भी लागू करती है। तो शिकागो कन्वेंशन के जो रूल्स हैं अनेक्स 17, उनको ही एक तरह से लागू करता है ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। और देखो इस शिकागो कन्वेंशन के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनली एयरपोर्ट के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, एयरलाइन ऑपरेटर के लिए, एयरपोर्ट ऑपरेटर के लिए, सिक्योरिटी एजेंसी के लिए। और ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है जो हमारा सिक्योरिटी रूल्स रेगुलेशन का मॉनिटरिंग करता है, कि देखता है कहीं पे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो रूल्स का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग देखता है, कोऑर्डिनेशन कराता है एविएशन सिक्योरिटी मैटर्स पे, और ये चेक करता है जो प्रोफेशनल है या सिक्योरिटी स्टाफ है वो अलर्ट है या नहीं है, सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मॉक एक्सरसाइज भी करता है, ये प्लान्स बनाता है, प्रिपेयर्डनेस मतलब ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस वेरियस एजेंसीज के लिए तैयार करता है, इस तरह के काम करता है ये। अब जान लेते हैं थोड़ा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, क्योंकि ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लिए काम करता है। देखो जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी था वो तो सिर्फ सिक्योरिटी देखता है, सिक्योरिटी के लिए देखता है सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, ये सारे रूल्स रेगुलेशन बनाता है, एयरपोर्ट पे किस तरह से काम होगा, कहाँ फ्लाइट जाएंगी कहाँ नहीं जाएंगी, सबके लिए ये रेगुलेटरी बॉडी है, प्राइमरी डीलिंग करता है सेफ्टी इश्यूज से। हमारे इंडिया के अंदर कोई फ्लाइट आ रही है या इंडिया से बाहर जा रही है, इंडिया के अंदर आ रही है, सबके लिए रूल्स रेगुलेशन ये डायरेक्टरेट जनरल बनाता है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ ये जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन है इंटरनेशनली, उनको हमारे इंडिया में कोऑर्डिनेट करता है ये डायरेक्टरेट जनरल। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है, कुछ रीजनल ऑफिस बने हुए हैं हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट में।
अब जान लेते हैं शिकागो कन्वेंशन के बारे में थोड़ा और। शिकागो कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी भी है, संयुक्त राष्ट्र की। और ये कन्वेंशन देखो 1944 में साइन करने के लिए रखी गई शिकागो में, यूएस में एक शहर है शिकागो वहाँ पे, और लागू हो गई थी 1947 में। ये रूल्स रेगुलेशन बनाती है एयर स्पेस के लिए, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, सेफ्टी के लिए। इस कन्वेंशन में देखो एयर फ्यूल पे कुछ टैक्स ना लगे, ये एग्जेम्प्ट किया गया है कन्वेंशन के हिसाब से। मतलब जहाज़ में जो पेट्रोल डीजल वगैरह यूज होता है उस पर कोई टैक्स ना लगे, पेट्रोल पे, उस फ्यूल पे जो भी जहाज में यूज होगा उसके लिए एग्जेम्पशन दिया हुआ है, छूट दी हुई है इस कन्वेंशन ने। ये कन्वेंशन एयर स्पेस के लिए सॉवरेंटी प्रोवाइड करता है कि देखो जैसे मान लो इंडिया है या कोई और कंट्री है, तो इंडिया के ऊपर से कौन सा जहाज जाएगा नहीं जाएगा, इसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन इसी के हिसाब से बनते हैं। ये 5 तरह की फ्रीडम है कि कौन सा जहाज किस तरह से कंट्री के ऊपर से उड़ेगा, और 4 इसने अनऑफिशियल फ्रीडम भी की हुई है। तो टोटल 9 तरह की फ्रीडम है इसकी। और ये 9 तरह की फ्रीडम कैसी हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है, स्पेशल लेक्चर बना हुआ है जीएस पेपर 2 यानी कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है इसका, वहाँ पे आप देख सकते हो ये 5 तरह की फ्रीडम कैसी हैं। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट सेंस डिवाइस। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में देखो आईआईटी मद्रास है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में है, ये चेन्नई में। वहाँ पे इसके कुछ रिसर्चर ने, कुछ साइंटिस्ट ने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम रखा है आर्टेसंस डिवाइस। क्या काम करेगा ये, देखो जो हमारी ब्लड वेसल होती है, खून की नसें होती हैं, उनकी हेल्थ सही है या कंडीशन कैसी है, कितनी एज है, तो इनके बारे में ये जानकारी देगा, उसका असेसमेंट कर सकेगा ये डिवाइस, मूल्यांकन कर सकेगा। और इसकी वजह से जब ये ब्लड वेसल की जानकारी देगा, इसकी वजह से देखो जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती हैं उनका जल्दी से पता लगाया जा सकेगा। देखो जिसमें ये वर्ड आ जाए कार्डियो, इसका मतलब है हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है या ब्लड वेसल से रिलेटेड, यानी कि दिल की बीमारी होती है जो, या ब्लड वेसल में कोई मान लो खराबी आ जाती है, उससे रिलेटेड जो बीमारी है उनका जल्दी से पता लगाया जा सकेगा। ये जो डिवाइस है नोवेल और नॉन इन्वेसिव डिवाइस है, ये ब्लड वेसल की एज और उसकी हेल्थ के बारे में पता लगा के कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का जल्दी से पता लगा जा सकेगा। आईआईटी मद्रास के अंदर भी ये सेंटर बना हुआ है, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर, इसने इसको बनाया इस डिवाइस को, आर्टेसन को। ये रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए अच्छा काम में इसको लाया जा सकेगा। और देखो इसमें कुछ एक्सपर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, जो कोई एक्सपर्ट भी नहीं है वो भी इस डिवाइस के जरिए चेक कर सकेगा ब्लड वेसल के बारे में, और पता लगा सकेगा कि किसको हार्ट अटैक आने वाला है, किसको दिल की बीमारी होने वाली है, इसके बारे में। किस तरह से काम करता है ये डिवाइस, ये देखो ब्लड वेसल में जो खून की नसें होते हैं उसमें प्रोटीन का लेवल क्या है, मॉलिक्यूलर का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इसके वजह से ये पता लगा सकेगा। इस डिवाइस में देखो प्रेशर कफ भी है जो वो भी होता है, जैसे मान लो जो बाजू हमारी आर्म या थाई या जांग है या नेक या गर्दन, उस पर जो प्रेशर बनता है उसको डिटेक्ट कर सकेगा ये। तो इसमें देखो कैरोटिड आर्टी, ये आर्टेरियल स्टिफनेस, इसमें देखो जो अकड़न हो जाती है ना, अकड़न मसल्स में, उसके बारे में जानकारी पता लगा के, या जो पल्स है हमारी नसें हैं, पल्स हैं उसकी वेव वेलोसिटी क्या है, या जो ब्लड प्रेशर है उसके बारे में पता लगा के इससे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का पता लगाया जा सकेगा। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ क्या होती है हम ऑलरेडी जान चुके हैं, यानी कि हार्ट या ब्लड वेसल से रिलेटेड जो बीमारियां उनके लिए ये टर्म यूज की जाती है। इसमें देखो होता क्या है, हार्ट अटैक या दिल की बीमारी या ब्लड वेसल की जो बीमारी कब होती हैं, जो खून की नसें होती हैं ना उसमें फैट डिपॉजिट हो जाता है, चर्बी जम जाती है। अब चर्बी जम जाती है तो फिर देखो ब्लड का क्लॉट हो जाता है, क्लॉटिंग, यानी कि खून का थक्का जम जाता है। अब ब्लड यहाँ से पास नहीं हो पाता, टकरा के वापस आ जाता है, इसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। और बहुत सारी केसेज में देखो ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, किडनी अटैक, आई में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सही से नहीं सर्कुलेट हो पाता है। ये जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है इनकी वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड 17.9 मिलियन पीपल हर साल मर जाते हैं, और 2019 में देखो इतने लोग मर चुके हैं इस बीमारी से, 2019 से 17.9 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। और देखो ग्लोबल डेथ की बात करें, ग्लोबल डेथ 32%
ग्लोबल डेथ इस बीमारी से होती हैं। जितनी बीमारी की वजह से टोटल डेथ होती हैं उसमें से 32% डेथ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की वजह से होती है। और ये जनरली देखो जो मोटे लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होती है, क्योंकि फैट ज़्यादा होती है। और ऐसा नहीं है मोटों में ही हो, पतलों लोग में भी हो सकती है, तो इसलिए बॉडी में फैट है ना उसका मेंटेन करना ज़रूरी है। 85% इसमें देखो हार्ट अटैक स्ट्रोक की वजह से डेथ हो जाती हैं। और हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक ही नहीं है, और बहुत सारी बीमारियां जैसे ब्लड वेसल से रिलेटेड। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इन तमिलनाडु। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए भी, और एसए के पेपर में एग्जाम्पल की तरह यूज किया जा सकता है, या फिर एथिक्स की केस स्टडी में भी यूज किया जा सकता है इसका एग्जाम्पल। देखो तमिलनाडु ने एक बिल पास किया अपनी असेंबली में, फैक्ट्रीज तमिलनाडु अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें देखो 12 घंटे के काम करने के लिए फैक्ट्री में वर्कर्स को, कर्मचारियों को अलाउ कर दिया है। देखो टोटल क्या है, फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग एक सप्ताह में 48 घंटे का काम करा सकता है कोई भी फैक्ट्री एम्प्लॉयर से, कर्मचारी से 48 घंटे का। यानी कि अगर मान लो 6 दिन कराना है, एक दिन की छुट्टी होगी सप्ते में, संडे की 6 दिन काम कराना है, तो एक दिन में लगभग 8 घंटे, तो 8 6 48 हो गया। तो ये 8 6 48 जो हो गया, 48 घंटे टोटल काम करा सकता है, लेकिन 8 घंटे के हिसाब से। लेकिन ये जो बिल पास हो जाएगा तो तमिलनाडु में इसकी वजह से क्या होगा, 12 घंटे काम करा सकते हैं, लेकिन टोटल 48 घंटे ही। तो यानी कि 12 को 4 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो एक सप्ते में 4 दिन ही काम कर सकेंगे वर्कर। यानी कि वर्कर अपने आप चूज कर सकते हैं कि उन्हें 6 दिन काम करना है या 4 दिन काम करना है। 6 दिन काम करना है तो 8-8 घंटे कर सकते हैं, 4 दिन काम करना है तो वो 12-12 घंटे भी कर सकेंगे, और वो फिर 3 दिन की छुट्टी ले सकेंगे एक सप्ते में। तो उनकी एक तरह से डिस्क्रिशन मिल जाएगा उन्हें, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इसमें। तो इसका बेनिफिट ये होगा, इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट होगी, वर्कर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, इससे महिलाओं को ज़्यादातर फ़ायदा होगा। महिलाएं अपना घर का काम भी करना होता है उन्हें, तो ये 4 दिन सप्ते में काम करके 3 दिन छुट्टी ले सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट होगा, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 12 घंटे काम करके ज़्यादा इनपुट ली जा सकेगी। और देखो जब उन्हें पता है कि 3 दिन की छुट्टी मिलेगी तो वर्कर भी अपना फुल पोटेंशियल दे सकेंगे। 4 दिन के, सिर्फ 4 दिन ही काम करना है, तो हो सकता है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। लेकिन इसका कुछ कंसर्न भी है, परेशानी भी है। कुछ क्रिटिक्स हैं जो आलोचना करते हैं, वो कह रहे हैं कि 12 घंटे काम कराना एक दिन में, ये वर्कर का एक्सप्लॉटेशन होगा, यानी कि उनका शोषण है कर्मचारियों का। 12 घंटे, उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ आलोचना करते हैं कुछ एक्सपर्ट। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी। ये देखो एक ग्रुप है, समूह है। अलायंस का मतलब होता है एक तरह से गठबंधन या संगठन। मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए, जो गलत सूचना फैलाई जाती है डिजिटल, यानी कि डिजिटल डिवाइस पे या फिर आपके सोशल मीडिया पे, उससे लड़ने के लिए ग्रुप बनाया था 14 डिजिटल पब्लिशर ने। देखो सोशल मीडिया जो साइट है ना, या इंटरनेट पे या यूट्यूब पे किसी का चैनल है, न्यूज़ चैनल, इन्होंने मिलके ये एक अलायंस बनाई है। तो ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि ये फैक्ट चेकिंग करती है, फैक्ट चेकिंग सर्विस। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल होते हैं या सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हैं, तो इनको चेक करने के लिए अलायंस बनाई है। तो ये एक तरह से जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है उसके बारे में ये सही इन्फॉर्मेशन देती हैं, ये जो अलायंस है, और रूल्स रेगुलेशन बनाती हैं उसके लिए। जैसे बहुत सारी हैं, देखेंगे हम अभी कुछ। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए फैक्ट चेकिंग टूल है। इसमें देखो कोई भी मेंबरशिप ले सकता है। 2022 में ये बनाई गई थी अलायंस, ओपन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं इसको। इसमें मेंबर अभी 14 है। डिजिटल पब्लिशर है, जो यानी कि डिजिटली जो न्यूज़ वगैरह पब्लिश करते हैं, जैसे बूम लाइव एक है, एक फैक्टली है, द लॉजिकल इंडियन है, विश्वास न्यूज़ है, द क्विंट है। यूट्यूब पे भी आपको इनके चैनल मिल जाएंगे, द क्विंट वगैरह के। लीगल प्रोविज़न क्या है इनके लिए, देखो गवर्नमेंट ने 2021 में रूल्स बनाए थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो रिसेंटली इनमें अमेंडमेंट भी किया, संशोधन। तो इसमें एस्टेब्लिश किया कि एक गवर्नमेंट रन बॉडी होगी जो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए काम करेगी। जो भी गलत सूचना फैला रहे हैं उनके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी, एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, वो फैक्ट चेक करेगी। कोई गलत सूचना है तो उसके बारे में फैक्ट बताना। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस है,
इन्होंने भी अपनी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना रखी है जो ऑनलाइन फेक न्यूज़ फैलाते हैं, गलत न्यूज़ फैलाते हैं, झूठी न्यूज़, फेक न्यूज़, उनको चेक करने का काम करती हैं। लेकिन कुछ कंसर्न भी है, परेशानियाँ भी हैं इनसे रिलेटेड। इसमें देखो क्या है, जो मिस इन्फॉर्मेशन कॉन्वेंट अलायंस की मेंबरशिप है वो सारे मेजर फैक्ट चेकिंग साइट्स को इंक्लूड नहीं करती। जैसे एल्ट न्यूज़ ये डाउट करती है कि एमसीए की क्रेडिबिलिटी पे कि ये सारे न्यूज़ हैं जो उनको ये कवर नहीं करती, कुछ ही न्यूज़ को कवर करती है ये। इस तरह के इस पर आरोप लगते हैं इस अलायंस पे। अदर फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव क्या है, देखो हमारे इंडिया में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, ये भी फैक्ट चेक करता रहता है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैला रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क है। एक द हेल्थी इंडियन प्रोजेक्ट है, ये एक साइट है जो मेडिकल और न्यूट्रिशन मिस इन्फॉर्मेशन को चेक करती रहती है। कोई दवाइयों के बारे में या न्यूट्रिशन के बारे में, पोषक तत्व के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता है तो उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन देती है ये द हेल्थी इंडियन प्रोजेक्ट। आपको साइट मिल जाएगी, गूगल पे डालोगे हेल्थी इंडियन प्रोजेक्ट तो बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया जो अपने फेसबुक अकाउंट पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ़ायदे बताते हैं कि इस तरह की ये सेब या केले को मिलाओ, इस तरह का जूस पियो, इससे ये होगा वो होगा, इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। तो ये आपको इस साइट पे सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, द हेल्थी इंडियन प्रोजेक्ट। तो ये जागरूक करते हैं, एक तरह से अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों में। तो यही था इस टॉपिक में। कुछ देखो वन लाइनर टॉपिक थे जो न्यूज़ में थे। जैसे रिसेंटली देखो एक आपने बायोमास पैलेट के बारे में सुना ही होगा। बायोमास पैलेट क्या होते हैं, देखो बायोमास पैलेट जैसा इसका नाम में आ रहा है, बायो यानी कि जीवन से रिलेटेड। बायोमास पैलेट है कि जो मान लो एग्रीकल्चर से वेस्ट बच जाता है, कृषि करते हैं किसान, उससे जो काम में ना आने वाला वेस्ट बच जाता है, कचरा वगैरह, तो उसको ना कोल जो पावर प्लांट है जिनसे बिजली बनती है उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कोयला जलाने से बिजली बनाते हैं, जो कोयला जला के भाप क्रिएट करते हैं, उससे टरबाइन घुमाते हैं, बिजली बनाते हैं। तो कोयला जलाते हैं जो, उस कोयले के साथ ये वेस्ट भी जलाने के काम आ सकता है। बायोमास पैलेट में बना के वेस्ट को कोयले की जगह पे यूज किया जा सकता है, तो इससे बिजली बनाई जा सकती है। तो ऐसा जो काम है हरियाणा में, झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, वहाँ पे एनटीपीसी का एक प्लांट बना हुआ है, पावर प्लांट। एनटीपीसी आप जानते हो, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये एक पब्लिक अंडरटेकिंग है, पब्लिक पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजली बनाती है और कोयले से बिजली बनाती है। इसका एक प्लांट है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये क्या है, बायोमास पैलेट यूज कर रहा है, बायोमास पैलेट एग्रीकल्चर वेस्ट कोयले के साथ बिजली बनाने के लिए। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। एक देखो ये टेले या टेल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ये न्यूज में थी, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है ये, तो याद रखना है इसके बारे में। एक देखो लॉकबिट मालवेयर है, लॉकबिट, लॉकबिट बोल सकते हो आप, लॉकबिट। ये मालवेयर है, मतलब मालवेयर का मतलब गलत सॉफ्टवेयर जो आपकी इंफॉर्मेशन चुरा सकता है, लेकिन ये स्पेशली रैंसमवेयर है। रैंसम का मतलब होता है फिरौती, और रैंसमवेयर का मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप में या टैब में इंस्टॉल कर दिया तो आपके एक सिक्योरिटी कोड लगाएगा, उस पर लिखाएगा आप इतने पैसे दो हमें, हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, तभी आपको कोड बताया जाएगा, वरना आपका सारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से फिरौती मांगी जाती है इसमें, यानी कि आप अपने मोबाइल को ही नहीं खोल सकते, उस पर सिक्योरिटी कोड लगाएगा और वो उसी को पता होगा जिसने हैक किया आपका डिवाइस। लॉकबिट या ABCD के नाम से भी जानते हैं इसे, लॉकबिट या ABCD रैंसमवेयर है। इस तरह से पूछ ले जाते हैं क्या है, रैंसमवेयर है क्या है, सॉफ्टवेयर है कैसा है। एक देखो इंडिया का जो पहला या फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क बनाया जा रहा है, डिजिटल साइंस पार्क। इसमें देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे या रोबोटिक्स पे, इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में इसमें काम किया जाएगा। पार्क का मतलब ये नहीं घास वाला पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, यानी कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स वगैरह के लिए इंडस्ट्री वगैरह बनाई जाएंगी, कंपनी वगैरह। डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये केरल में तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है, केरल में तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है ये डिजिटल साइंस पार्क। इसमें देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट
1500 करोड़ रुपए दे रही है और केरल की गवर्नमेंट है वो 200 करोड़ रुपए लगा रही है। अगले 2 साल में बना दिया जाएगा, ये इसका टारगेट है। तो इंडिया का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? केरल के तिरुवनंतपुरम में, ये याद रखना आपको। तो यही टॉपिक थे आज के।